बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, पेज नंबर 87 पर हम आ गए। 14 चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक जो स्टैटिक होती है, चार्ज। अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसे स्टैटिक कहते हैं, और अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है तो उसे डायनेमिक कहते हैं, और उसे करंट के ज़ुमरे में लेते हैं। तो करंट का चैप्टर अगला है 15वां, और ये वाला जो चैप्टर है इसमें करंट के बजाय हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि चार्ज क्या होता है। हम जानते हैं हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, ठीक है ना। हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, और एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और प्रोटॉन भी होते हैं, और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो, तादाद बराबर हो, तो हम कहते हैं कि अभी एटम न्यूट्रल है। लेकिन अगर किसी तरह से, किसी वजह से कुछ चक्कर चला के उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि अब ये एटम न्यूट्रल नहीं है। सही है, अब ये एटम न्यूट्रल नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर बराबर हैं तो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं, किसी एटम में बाहर से आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है। या ख़ुद किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर से ले जाएं, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है। ठीक है, तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एटम बहुत छोटे होते हैं। उनका साइज़ छोटा होने की वजह से उनके न्यूक्लियस से उनके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होता है। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके एटम के साइज़ क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। सही है, बड़े बड़े साइज़ होने की वजह से उनके आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़रा कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे चीज़ों से इलेक्ट्रॉन बाज़ बाहर चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है और प्लस चार्ज की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इसे हम कहते हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है। तो एक एटम में अगर ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अगर एक तो 5 या इसी तरीके से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें और न्यूट्रल हो जाते हैं। और ये वाली अब ये इसके दिखाने कि आप एक ऐसे गोल सा चार्ज दिखा देते हैं ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मैंने चार्ज बना। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है एक गोला है, इसके अंदर करोड़ों इलेक्ट्रॉन भी हैं, करोड़ों प्रोटॉन भी, लेकिन ये 10 प्रोटॉन वो हैं जिनको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको?
इसमें हैं तो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन वो बैलेंस हैं। कौन बैलेंस नहीं है? ये जो 10 प्रोटॉन हैं ये बैलेंस नहीं है। तो वो जो बैलेंस हैं उनको हम दिखाते नहीं हैं, और जो अनबैलेंस हैं या जो इजाफी हैं उनको हम शो कर देते हैं बॉडी के अंदर। इसी तरीके से जब हम ये लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका भी क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या इसमें सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो होंगे बहुत, लेकिन ये 10 इलेक्ट्रॉन वो हैं जिनको बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन जो है वो मौजूद नहीं है। ये बात आपकी समझ में आ गई? अच्छा, अब ये चार कैसे हैं? आम जिंदगी में हम रूटीन में मुशाहिदा करते हैं कि अगर आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े जमा कर लें और एक कंगा लेके बालों में फेरें और उस कंगे को कागज़ के टुकड़ों के पास लाएं, जो कंगा है वो कागज़ के टुकड़ों को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। इसकी क्या वजह होती है? जब हम बालों में कंगा फेरते हैं तो या तो जो आपके कंगे की जो प्लास्टिक है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बालों में चले जाते हैं, या बालों के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कंगे में आ जाते हैं। तो हम कहते हैं अब ये लिए है, तो उसका जो अगर वो न्यूट्रल है, कागज के जो टुकड़े लेके जा रहे हैं अट्रैक्ट करेगा और कागज में मुंतकिल कर देगा। सही है। इस चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो बिजली होती है किस्म की डिवाइसेस उस कैपेसिटर को भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसमें जितने आइडियाज़ दिए जा रहे हैं वो दरअसल फंडामेंटल हैं, वो आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसी की बेसिस के ऊपर आपको आगे की इलेक्ट्रिसिटी और उससे मज़ीद आगे जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको समझ में आएगी, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। उसके बाद आपके पास बेंजामिन साइंटिस्ट है, ये एक बहुत बड़ा है। 1706 और 1790 इनकी उम्र साल है इनका, और जो है वो डॉन की तस्वीर है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पहले चार्ज को इन्होंने जो है वो इस पे तजर्बात किए काफ़ी सारे, ठीक है, और जान पे खेल के भी तजर्बात किए उन्होंने। सही। एक बड़ा मशहूर तजर्बा इनका ये है कि इन्होंने ये पता चलाने की कोशिश की कि बैटरी के अंदर, क्योंकि केमिकल से बिजली तो बन गई थी, उस ज़माने में लोग केमिकल वाली बिजली को यूज़ करते थे, बैटरियों के ज़रिए बल्ब जलाते थे या बैटरियों से काम लेते थे बिजली का। तो उन्होंने कहा कि जो बैटरी में बिजली होती है ये, और वो जो आसमान पे बिजली चमकती है ये, क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? उन्होंने इससे जो है वो एक बहुत ख़तरनाक तजर्बा किया, बहुत सारी बैटरियां जमा की, तारों से उनको जोड़ा और एक पतंग बनाई जिसको तांबे के तार से उड़ाया। कब उड़ाया? जब बारिश हो रही थी, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तांबे के तार से उन्होंने, वो चाह रहे हैं कि ये तांबे का तार कहाँ चला जाए? बादलों में चला जाए, जहाँ पर बिजली चमक रही है। सही है। और वो जो बिजली चमक रही होगी वो बिजली तार में से वापस कहाँ जाएगी? बैटरी में आ जाएगी। इतना जान का खतरा है इसमें बहुत। नहीं तो हाथ में भी तो होगा ना आपके तार। बहरहाल उन्होंने 1 2 5 कोशिश में ये
इसको अंजाम दिया। इसका फ़ायदा भी उठाया फिर उन्होंने। फ़ायदा ये उठाया कि उन्होंने जो बिजली गिरती है मुख्तलिफ़ जगहों पर और नुकसान होता है बहुत, तो उन्होंने इससे एक आइडिया ये लिया कि अगर हम इमारतों के ऊपर एक बहुत बड़ा राड निकाल दें तांबे का, तो बिजली जब भी गिरेगी ना तो उस राड पे गिरेगी, पूरे बिल्डिंग पे नहीं गिरेगी। और राड को नीचे ग्राउंड कर दें ज़मीन के अंदर, तो बिजली जो है बग़ैर नुकसान के ग्राउंड हो जाएगी। इसको उन्होंने पेटेंट भी कराया और फिर सारी दुनिया में इसको बेचा भी, इस फार्मूले को, और पैसे भी कमाए। और सारी दुनिया में आप देखें जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स के ऊपर एक राड निकली हुई होती है, सही। उस राड का काम यही होता है कि अगर बिजली गिरेगी तो सबसे पहले कहाँ आएगी, वो अट्रैक्ट हो जाएगी उस तांबे की राड पे और वो फिर ग्राउंड हो जाएगी नीचे। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे, इसमें तफसील दी हुई है इनके काम की भी, सही है। अच्छा जी, अब हम टॉपिक पे आ गए, पेज नंबर 89 पर। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और इनको आप कैसे जो है वो बना सकते हैं, इंडक्शन और कंडक्शन के ज़रिए से। ठीक है, तो एक तरीक़ा है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड बनाने का, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? हाँ, और एक है किसी को चार्ज बनाना, इंडक्शन। तो एक तरीक़ा है कंडक्शन और एक तरीक़ा है इंडक्शन। ठीक है, और एक तरीक़ा है फ्रिक्शन। ये 3 तरीक़े हैं जिसके ज़रिए आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड बना सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ रही? चार्ज जब हम कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है। ठीक है, हमारा बॉडी भी चार्ज हो जाता है। आप देखें सर्दियों में कपड़े जो है ना चिपकने लगते हैं पैर पे, खासतौर पर रेशमीन कपड़े जो होते हैं जिसमें पॉलिस्टर होता है, वो जो है वो चिपकते हैं। यानी बॉडी भी चार्ज हो जाता है, कपड़े भी चार्ज हो जाते हैं। और आप अगर थोड़ा और गौर से मुशाहिदा करें तो जब आप रात को कंबल में सोते हैं तो कंबल के अंदर जो है ना चमक भी पैदा होती है। हाँ, वो इसलिए होता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज कंबल के अंदर नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में मिल रहे होते हैं। जब वो मिल रहे होते हैं, हाँ, तो एकदम स्पार्क होता है उसके अंदर। ठीक है, तो चार्ज तो हम मुशाहिदा करते हैं आम जिंदगी में, सही है। कोई रैपर ले लें, उसको अच्छी तरीके से रगड़ें और हाथ पे चिपक जाता है वो, उसको अलग करने की कोशिश करें, अलग ही नहीं होता वो। इसका मतलब ये है कि आपने फ्रिक्शन के ज़रिए उसको चार्ज किया है। तो एक तरीक़ा ये फ्रिक्शन, ये तो जाना माना तरीक़ा है। आप चीज़ को रगड़ें तो वो एक पॉजिटिव हो जाएगी और एक नेगेटिव हो जाएगी। एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में आ जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए वो नेगेटिव हो जाएगा। एक तरीक़ा ये। दूसरा तरीक़ा है कंडक्शन का। कंडक्शन का मतलब ये होता है कि आप टच करने के ज़रिए किसी चीज़ को चार्ज करें। मिसाल के तौर पर हमने ये एक गोला लिया है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबरी में मौजूद हैं। 5 प्रोटॉन है और 5 क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है। और हमने एक राड लिया, ठीक है, शीशे की राड ली, इसको रेशमी कपड़े से खूब रगड़ा। जब रगड़ा तो ये हो गया चार्ज, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसको ले जाके इससे टच किया, जैसे इसको इससे टच करेंगे नेगेटिव से तो क्या होगा? इसके सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, सही है, और नेगेटिव उधर चले जाएंगे मिसाल है। और फिर बाद में हटा लिया तो ये क्या रह गया? सिर्फ पॉजिटिव रह गया। तो हमने बोला हमने इसको कंडक्शन के ज़रिए, इस अमल को आप क्या कहते हैं? कंडक्शन, जिसमें आप कांटेक्ट करते हैं एक ऑब्जेक्ट को जो चार्ज्ड होता है उसको न्यूट्रल के साथ लगाते हैं, और लगा के उसे भी क्या बना देते हैं? चार्ज बना देते हैं। ठीक है। और तीसरा जो तरीक़ा है चार्ज बनाने का
वो है इंडक्शन। फ्रिक्शन तो आपको समझ में आ गया, रोज़मर्रा के मामूलात में हम देखते हैं फ्रिक्शन के ज़रिए, रगड़ के ज़रिए चीज़ें चार्ज होती हैं। कंडक्शन हमने अभी देखा, और अब क्या देख रहे हैं हम? इंडक्शन। इंडक्शन में बग़ैर टच किए आप जो है, मिसाल के तौर पर ये दो गोले हैं आपके पास, ठीक है, दोनों न्यूट्रल हैं, इसमें भी प्लस माइनस 5 हैं और इसमें भी प्लस माइनस 5 हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने मिला के खड़ा कर दिया ऐसे, ये स्टैंड पे लगे हुए हैं। फिर हम लेकर आए एक अदद शीशे की राड, जिसको हमने खूब रगड़ा है, और ये क्या बन गई है? पॉजिटिव बन गई है, इसमें सारे पॉजिटिव हैं। इसको इसके करीब लेकर आए, टच नहीं किया, सिर्फ क्या किया है? करीब लाएं। अब आपको पता है जब पॉजिटिव करीब आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। ये इसके साथ टच है, इसका भी नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो रिपल होके कहाँ चले जाएंगे? दूसरी तरफ। तो थोड़ी देर तक ऐसे ही रखने से क्या होगा? ये सारे नेगेटिव यहाँ आ चुके होंगे, सारे पॉजिटिव। बाद में इसको आप अलग कर लें, जैसे ही इसको आप अलग करेंगे एक क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये वाली तरफ सारे नेगेटिव 10 के 10 आ गए, और यहाँ पर क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो अब आप देखिए, आपने कांटेक्ट किए बगैर, टच किए बगैर इन दोनों गोलों को चार्ज्ड कर दिया, जो पहले न्यूट्रल थे और अब वो क्या हो गए? चार्ज्ड हो गए। इस मेथड को आप कहते हैं इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में आप जो एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको टच किए बगैर दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो ये थे हमारे 3 मेथड। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक। एक है इसमें आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिक चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसी को मिसाल में समझाया गया है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्कोप, एक डिवाइस बनाई गई है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। वो चार्ज को नापती है। तो ये मैं आपको घर का काम दे रहा हूँ, आप जाएंगे, ठीक है, और जाकर जो है वो यूट्यूब पर लिखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप, और बहुत सारे बच्चों ने मुख्तलिफ़ वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है, उसको गौर से देखेंगे और ख़ुद इलेक्ट्रोस्कोप को समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इस पूरे को, तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरें देखने के बाद वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखकर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये दरअसल कैसे काम करता है। ये दरअसल आपको एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल की निशानदेही करता है कि यहाँ चार्ज पार्टिकल है। कैसे पता चलता है कि भाई ये चार्ज हुआ है? सही है ना? तो आप वो जो एक बोतल होती है एक छोटी सी बच्चों की खिलौने टाइप की, इसको जैसे उसके करीब लाते हैं तो उसके अंदर जो प्लेटें होती हैं वो मूव करना शुरू कर देती हैं। उससे अंदाज़ा होता है कि सामने वाला पार्टिकल जो है वो चार्ज हुआ है, ठीक है। तो ये आप ख़ुद देखेंगे और ख़ुद समझने की कोशिश करेंगे। मैं अब जा रहा हूँ आगे की जानिब, और वो है हमारा टॉपिक कूलम का कानून, ठीक है। कौन सा कानून? कूलम का कानून। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, हाँ, कूलम्स लॉ। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने एक कानून दरियाफ्त किया। वो कानून चार्ज पार्टिकल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स के बारे में है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जाएगा तो इनके दरमियान क्या पैदा हो जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, सेम चार्ज अगर होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्जन पैदा होगी, और अगर मुख्तलिफ चार्ज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी, ठीक है। मुख्तलिफ होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, और एक जैसे होते हैं तो
रिपल करते हैं, ये एक नेचुरल बात है। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस उसूल की पाबंदी करती है? ये उसूल दरअसल हमें किसने बताया? कूलम्ब ने बताया। ठीक है, वो कहते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन दरअसल डिपेंड करती है उनकी चार्ज की मिक़दारों के। चार्ज की मिक़दार कितनी है, जैसे ये इसमें कितने चार्ज हैं और दूसरे वाले में कितने चार्ज हैं। चार्ज की मिक़दार अगर ज़्यादा होगी, चार्ज की मिक़दार अगर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। चार्ज की मिक़दार अगर कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, इसमें 20-20 चार्ज हैं तब कुछ अट्रैक्शन होगी, 50-50 चार्ज होंगे तो ज़्यादा अट्रैक्शन होंगी, 100 चार्जेस डाल दें आप तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्जेस इन बोथ ऑब्जेक्ट। पहले वाले ऑब्जेक्ट में जितना चार्ज भरा हुआ उसे किससे ज़ाहिर कर रहे हैं? Q1 से। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में जितना चार्ज भरा हुआ उसे किससे ज़ाहिर कर रहे हैं? Q2 से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इन द ऑब्जेक्ट्स। पहली बात ये उसने कही, ये बात समझ में आती है, ज़हन कबूल करता है। पहली बात कानून का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा कि इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो इसके दरमियान जो फासला है, फासले को हम ज़ाहिर कर रहे हैं R से, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों का फासला कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, फासला ज़्यादा करेंगे फोर्स कम हो जाएगी। जैसे जैसे फासला ज़्यादा होता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, जैसे जैसे फासला कम होता जाएगा फोर्स बढ़ती जाएगी। तो ये कौन सा रिलेशन बन रहा है? इन्वर्सली। इन्वर्सली को 1/, के फॉर्म में लिखते हैं और इसको कांस्टेंट डेवलप करने के लिए R के स्क्वायर पे बेस करता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? दूसरी बात, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के दरमियान फासले के मुरब्बे के या फासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस पाया जाता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और उनके अंदर मौजूद चार्ज की मिक़दारों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये दूसरी बात है। ये बात क्लियर हो गई आपको या नहीं? एक तीसरी बात भी है, वो अभी हम इसी के दौरान स्टडी कर रहे हैं। दोनों को मिलाएं आप, जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इसको एक फार्मूले में यूँ लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया। अब हमें इस प्रोपोर्शनलिटी को किस में चेंज करना है? इक्वलिटी में। तो आपके पास जो प्रोपोर्शनलिटी है वो इक्वलिटी में आ गई तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस कांस्टेंट को हम जाहिर करते हैं K से। किससे जाहिर करते हैं? हाँ, और ये जो K है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इन दोनों के दरमियान जो मीडियम होता है। मीडियम से क्या मुराद है? ये गोले कहाँ रखें? हवा में रखें, तो इन दोनों के दरमियान मीडियम क्या होगा? हवा। अगर ये दोनों पानी में रखें तो इन दोनों के दरमियान मीडियम क्या होगा? पानी। अगर ये दोनों ऑयल में रखें तो उनके दरमियान मीडियम क्या होगा? ऑयल। अगर ये लकड़ी के बुरादे के अंदर रखें तो इन दोनों के दरमियान जो मीडियम होगा वो लकड़ी का बुरादा होगा। और अगर ये स्पेस में रखें तो इनके दरमियान जो मीडियम होगा वो स्पेस होगा। ये बात क्लियर होगी? तो ये जो K है इसकी वैल्यू का इन्हिसार मीडियम पर होता है, और अगर स्पेस है तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल आप कहाँ कर रहे हैं? प्रैक्टिकल स्पेस में कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन दोनों के दरमियान मीडियम की जो वैल्यू आप लेंगे वो क्या लेंगे? 9 × 10⁻9।
वरना इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है इसकी वैल्यू, जिसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये दरअसल इन दोनों के दरमियान जो मीडियम होता है उस मीडियम की परमीएबिलिटी को ज़ाहिर करता है। किसको ज़ाहिर करता है? परमीएबिलिटी का क्या मतलब? देखिए, जब ये दोनों कहीं रखे हुए होंगे ना, तो इसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस निकल के जा रही होंगी इसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो मीडियम अपने अंदर से लाइन ऑफ फोर्सेस को गुजरने देने की इजाज़त देता है या नहीं देता है? इसको कहते हैं परमीएबिलिटी। मीडियम अपने अंदर से चार्ज पार्टिकल के लाइन ऑफ फोर्सेस को जाने दे रहा है या जाने नहीं दे रहा है, इजाज़त, परमीएबिलिटी, परमिशन। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये दरअसल क्या है? मीडियम की परमीएबिलिटी है। तो अब आपके पास जो पूरा फार्मूला बना इसका, वो क्या बना? मैं इस फार्मूले को दोबारा लिख रहा हूँ। F बराबर है K की जगह वक्त क्या लिखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कब होगा? जब मीडियम स्पेस के अलावा हो, और अगर मीडियम स्पेस होगा तो क्या होगा? सही है। अब लाइन ऑफ फोर्स कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? 3 चीज़ों पे। सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? 3 चीज़ों पे। किस पे? चार्ज की मिकदार पे, दोनों के दरमियान फासले पे, और दोनों के दरमियान मीडियम पर।